Assalamualaikum. Welcome to MDCAT ECAT Physics classes. My name is मोहम्मद मुनीब नईम. Today is our lecture 10. ठीक है. और जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है. तो आज हम जो है कुछ और मज़ीद इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे MDCAT के. ठीक है. जिसमें हमने सारे जो मैंने पार्ट्स में बनाए हुए हैं. तो आज पार्ट 10 है हमारे पास. MCQs नंबर 116. रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज डैश. देखिए कंडक्टर के अंदर जो है याद रखिएगा रेजिस्टेंस क्या होगी. हम लोग जो उस पर कोशिश होती है कंडक्टर में कि रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि जो है चार्जेस ज़्यादा फ्लो हो, ज़्यादा करंट जो है पास आउट हो. अब जब यहाँ पे हम बात करें सुपर कंडक्टर तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है. ताकि वो हो चार्जेस उसमें ज़्यादा जितना ज़्यादा फ़्लो हो सकते हैं वो फ़्लो हो जाए ताकि उसमें से मैक्सिमम आपका करंट पास हो जाए. ठीक है. तो आंसर है ज़ीरो. 117. विच वन इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स. तो आपने सुना होगा कौन सा मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और यूज़ किया जाता है वायर्स वगैरह में, वायर्स बनाने में. तो आपको पता है इसमें सबसे टॉप पर आता है कॉपर. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट जो करेक्ट आंसर है वो है कॉपर. ठीक है. टंगस्टन भी यूज़ करते हैं टंगस्टन, लेकिन हम लोग का वायर बनाने के लिए नहीं, फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. और सिल्वर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बेस्ट मटेरियल की बात की जा रही है तो यहाँ पर कॉपर की बात आएगी. 118. इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय. ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो कौन सी होती है. देखिए एक होती है सर्किट में रेजिस्टेंस. सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस पाई जाती कहते हैं उसे हम लोग रेजिस्टेंस या लोड भी कह रहे होते हैं. ठीक है. लेकिन जो सर्किट के साथ जो बैटरी लगी होती है, बैटरी के टर्मिनल्स के अंदर जो है जो रेजिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस. उसे कहा जाता है सोर्स ऑफ EMF. तो यानी कि याद रखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जो EMF है अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. EMF समझिएगा क्या होती है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये होता है ये कोई फोर्स नहीं है, ये बेसिकली पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है. यानी EMF जो है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो है जब वो सर्किट में से गुजर कर वापसी जब अपने टर्मिनल पे वापस आता है बैटरी पे तो उसकी एनर्जी ज़ीरो हो चुकी होती है. ठीक. तो क्या EMF क्या करते हैं उससे मोटिवेट करता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है और दोबारा से उसको क्या करता है उसे सर्किट में भेजता है. तो ये प्रोसेस चलता रहता है. तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस पाई जाती है उसे जो है वो सोर्स ऑफ EMF जो है अंदर जो EMF है उसमें भी रेजिस्टेंस होती है. ठीक है. उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं हम लोग. 119. 3 bulbs are rating 40 watt, 60 watt and 100 watt designed to work on 220 volt means which bulb will burn most brightly if they are connected in series across 220 volts means. देखिए 3 बल्ब हैं. ठीक है. और 3 बल्ब के 40 वॉट, 60 वॉट, 1000 100 वॉट. ठीक है. तीनों की अलग अलग पावर है. जो उसको जो डिज़ाइन किया गया है उसमें 220 वोल्ट मेन सप्लाई में वो चल सकते हैं, उसके ऐसे ही डिज़ाइन किया गया. अब कहा गया विच बल्ब विल बर्न मोस्ट ब्राइटली. कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइटली जो है वो बर्न करेगा, जलेगा इफ़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़ अक्रॉस 220 वोल्ट मेन्स. ठीक है. 220 जो हमारे पास जो है इनको सीरीज़ में लगा दिया है और जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है वो 220 वोल्ट यहाँ पर इसमें सप्लाई किया जा रहा है. ठीक है. अच्छा अब आपको पता है देखिए एक रिलेशन है जो हमने पढ़ा है. वो कौन सा रिलेशन है हमारे पास कि पावर इस हमारे पास जो है यानी कि जो पावर कह रहा हूँ मैं, एनर्जी जो जिसे हम कहते हैं एनर्जी इस इक्वल्स टू इस प्रोपोर्शनल टू R. ठीक है. मैं आपको यहाँ पर जो है आपको याद होगा जूल्स लॉ हमने जो यहाँ पर पढ़ा है वो क्या है. उस पर जो है वो H जो है वो कौन सी एनर्जी है जो कंज्यूम हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे H से डिनोट किया था और I² RT ये हमारे पास है जूल्स ऑफ हीटिंग जैसे हम कह रहे थे. तो यानी कि H जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के. तो याद रखिएगा जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी यहाँ पे. तो अब यहाँ पर आप आते हैं यहाँ पर तो याद रखिएगा देखें
एनर्जी जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर 40 वॉट जो पावर का जो बल्ब है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जब भी इसकी पावर 40 वॉट है, बाकी इसकी 260 पे थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 100 पे और ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा बल्ब मोस्ट ब्राइटली बर्न करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 40 वॉट बल्ब। 120 MCQs, हाउ मच हीट डज अ 40 वॉट बल्ब जनरेट्स इन 1 आवर। तो हमारे पास पूछा गया है, बताइए हाउ मच हीट डज अ 40 वॉट बल्ब। हमारे पास 40 वॉट का बल्ब है और 1 आवर के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो वहाँ पर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ। तो हमारे पास क्या है, आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम डिवाइड में यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो आपके सामने पावर है 40 और टाइम है हमारे पास 1 आवर, और 1 आवर के अंदर होते हैं 3600। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप इसे जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14,144,000 जूल। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, 121 रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर विल बी। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो करंट जो है उसमें जो करंट पास हो रहा है उसको रोकना, चार्जेस को रोकना। तो रेजिस्टेंस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब ज़्यादा ऐसी बात है टेम्परेचर देंगे तो वो जो मोशन, उनकी मोशन जो है और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस और बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, 122 एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड 20 वॉट्स 500 वॉट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 20 वॉल्ट पे जो है वो चल रही है और 500 वॉट की इसकी पावर है। द यूनिट कंज्यूम्ड बाय इट इन यूजिंग इट फॉर 24 आवर्स विल बी। अब बताना ये कि 24 घंटे अगर जो है वो चले तो कितना जो है यूनिट वो कंज्यूम करेगी। ठीक है, जो आयरन है यहाँ पे हमारे पास। तो आपके सामने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही लगेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी जो है यहाँ पर यूनिट की किस में लिखी जाती है, किलोवाट आवर में। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर, आपके पास जो है यहाँ पे पूछा गया कितनी, 500 वॉट की पावर है। ठीक है, और अच्छा टाइम हमारे पास जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, 24 आवर्स। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये आंसर किसके में है आपके पास, वॉट आवर में। अब आंसर आपके पास जो दिया वो किलो में दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू 12 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर जो आंसर आ गया वो 12 किलो वॉट आवर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर आप इसे जो है हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन में देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो 12 इज़ द करेक्ट आंसर। 123 इन लिक्विड्स एंड गैसेस द करंट इज़ ड्यू टू द मोशन। जो इन लिक्विड गैसेस में जो करंट जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। ठीक है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज स्ट्रेट लाइन। देखिए ओम्स लॉ क्या है, आपको पता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी। आई और वी दोनों डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो याद रखिए ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, और अगर इन्वर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ जो है कर्व बनता है, पिक्टोरियल कर्व कहलाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास जो 124 का जो करेक्ट आंसर है डी। नंबर 125 द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन इज डैश। देखें पहले तो ये समझें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो कौन सा होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो, देखें रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही थी, तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगी, कम होगी। तो हम उसको ले जाते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर तमाम की तमाम गैसेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, उससे पहले लिक्विड में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम जितना ज़्यादा इसे कूल करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी जो है रेजिस्टेंस कम होगी। तो जब ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर जब पहुँचेगा, ये वो टेम्परेचर है बिल्कुल लास्ट,
ये वो टेम्परेचर जहाँ पर इससे नीचे जो है कोई भी जो है वो गैसेस नहीं जाती लिक्विड में, ठीक है। इससे ऊपर ही जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है, तो ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो कहलाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए। 126 इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मेजर्ड इन, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैंने अभी आपको प्रीवियस में कुछ क्वेश्चन में बताया है, किलो वाट आवर जो एनर्जी का यूनिट है। 127 इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू हीट एट रेट ऑफ, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी लिख के दिखाया था, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ हमारे पास जो है वो उसमें हमने एक बात पढ़ी है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, तो ये बात उसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। 128 अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, देखो फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ का काम ये होता है कि वायर में जब ज़्यादा करंट पास होता है ना तो वो वायर हीट होता है, हीटअप करता है, तो हीटअप की वजह जब ज़्यादा हीटअप करेगा तो वो फ्यूज़ बेसिकली वायर है वो जो है मेल्ट कर जाता है, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट जो है पास होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ओवर हीटिंग इज़ द करेक्ट आंसर। ओवर हीटिंग की वजह से वो क्या होता है, जो फ्यूज़ है वो मेल्ट कर जाता है। 129 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो मैंने अभी आपको बताया है कि पावर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो पावर और इन्वर्स का रेजिस्टेंस का क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर, ठीक है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी कम पावर होगी, और जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर कहा गया कौन सा बल्ब है जिसमें सबसे कम जो है वो रेजिस्टेंस है, तो याद रखिए जो सबसे ज़्यादा पावर रखता है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। 130 ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स रोटेट्स दी डैश, देखें अब यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स पहले समझें। ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स एक क्रिस्टल्स को कहा गया है जिसमें जब लाइट गुजरती है, लाइट अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजर रही है तो जब वो क्रिस्टल से बाहर निकलेगी तो उसके एंगल में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अंदर जो है यहाँ पे उसके जो अंदर के जो क्रिस्टल्स के जो अंदर एटम्स होते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पे जो है लाइट क्या कर जाती है, थोड़ा सा जो है उसका एंगल चेंज कर जाएगी वो, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स। क्या कहा मैंने, ये फिनोमिना है पूरा ही नेचुरल फिनोमिना जो हम कह रहे होते हैं, मतलब लाइट जो है एक क्रिस्टल्स में पास आउट होकर निकलती है तो उसका एंगल जो है जिस एंगल से वो एंटर हुई थी वो एंगल नहीं रहता, एंगल चेंज हो जाता है, तो उसे ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले ये कौन सी रोटेट्स दी, किसको रोटेट करती है, पोलराइजेशन लाइट। पोलराइजेशन का काम क्या होता है, पोलराइजेशन प्लेन, देखिए एक पोलराइजेशन बेसिकली कि हमने प्लेन है जिसमें से जब लाइट गुजरती है तो लाइट के तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो रोक लेता है, ठीक है। मैं अगर आपको 130 का आपको बताऊं यहाँ पर, तो आपके सामने जो है देखिए पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, लाइट हमारे पास जो लाइट की उसकी डायरेक्शन क्या है, हर जगह पर है, हर जगह पे लाइट क्या हो रही है, वाइब्रेट कर रही है। हमने एक प्लेन लगा दी यहाँ पे, इस प्लेन से जब लाइट गुजरती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो सिर्फ परपेंडिकुलर रह जाती है, लाइट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो क्या करेगा, सिर्फ उसमें से पास आउट होगा, बाकी तमाम का तमाम जो है वो ये प्लेन उसे रोक लेगा। फिर हमने आगे लगा दिया है क्रिस्टल, ठीक है। जब क्रिस्टल से लाइट पास आउट होगी, ठीक है, अब लाइट इस एंगल से पास आउट हुई थी, आगे लगा दिया हमने एक्टिव क्रिस्टल ये। अब जब लाइट यहाँ पे जाएगी अंदर और जब बाहर निकलेगी तो लाइट का एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एंगल होना कुछ इस तरीके से चाहिए था लेकिन वो एंगल चेंज हो जाएगा, तो एंगल हमें इसको बोलते हैं एक्टिव क्रिस्टल, ठीक है। तो ये लाइट कौन सी है, जो पोलराइजेशन प्लेन से लाइट गुजरती है उसके एंगल को चेंज कर दिया यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने उसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, पोलराइजेशन प्लेन। तो उम्मीद है कि आपको जो है काफ़ी हेल्प मिली होगी। मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन जो है फिर भी अगर कुछ कमी रवा रह जाती है तो आप मुझसे जो है कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो है इसको अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दूसरों को भी इसको जो है रिकमेंड कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब करें और इससे वो फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। तो मैं मज़ीद में अभी और भी MCQs MDCAT ECAT की मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। तो जब तक अपना ख्याल रखिए आप लोग, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।